पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के बीकॉम पार्ट सेकंड के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछली वीडियो क्लास में अपन अभिप्रेरणा के बारे में बातचीत कर रहे थे कि अभिप्रेरणा क्या होती है, अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है और अभिप्रेरणा की परिभाषाओं को अपन ने जानने का प्रयास किया था। इसी प्रकार से पिछली वीडियो क्लास में अपन ने अभिप्रेरणा की विशेषताओं पर भी चर्चा की थी। दैट व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, या व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मोटिवेशन, कि अभिप्रेरणा की प्रकृति क्या होती है। आज इस क्लास में अपन आगे बढ़ते हुए अभिप्रेरणा के महत्व की चर्चा करेंगे। दैट व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, या अभिप्रेरणा की क्या आवश्यकता है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ मोटिवेशन। तो अभिप्रेरणा की जो आवश्यकता है या महत्व है, ये बहुत ज़्यादा होती है। कर्मचारियों की कार्यक्षमता में सुधार करने के लिए अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कोई भी व्यक्ति अच्छे से अच्छे एवं कुशल से कुशल व्यक्तियों को अपने यहाँ नियुक्त कर सकता है, लेकिन अगर कर्मचारियों को अभिप्रेरित नहीं किया जाता तो प्रबंधक उनकी कुशलता का संस्था के हित में उपयोग नहीं कर पाता है। यदि कर्मचारियों को अभिप्रेरणा नहीं दी जाती है तो कर्मचारियों की कार्यक्षमता इतनी कम हो जाती है जितनी कि अकुशल कर्मचारियों की होती है। एलन ने उचित ही लिखा है कि अपर्याप्त अभिप्रेरित व्यक्ति सर्वाधिक सुदृढ़ संगठन का प्रभाव भी समाप्त कर देते हैं। एलन ने लिखा कि अपर्याप्त अभिप्रेरित व्यक्ति सुदृढ़ संगठन का भी प्रभाव समाप्त कर देते हैं। पुअरली मोटिवेटेड पीपल कैन नलिफाई द साउंडेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या हुआ कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस संगठन में व्यक्तियों को अभिप्रेरणा नहीं दी जाती, वो संगठन का विनाश कर देते हैं। अतएव यदि अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय कहा जाए, हार्ट कहा जाए, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा के महत्व के निम्न बिंदु होते हैं। पहला है संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता। मतलब इट हेल्प्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कि अभिप्रेरणा का पहला महत्व क्या है कि ये संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारियों को उन कार्यों को करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है जिनसे संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाएगा। संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनेक क्रियाएं करनी पड़ती हैं और उन क्रियाओं को प्रबंधक दूसरों के माध्यम से करवाता है, जिसके लिए उसे अन्य व्यक्तियों को अभिप्रेरित भी करना पड़ता है। तो अगर संगठन के या संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करना है तो उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना पड़ता है, क्योंकि प्रबंधक स्वयं काम नहीं करता बल्कि संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि दूसरे व्यक्तियों से यदि कार्य करवाना है तो उनको अभिप्रेरणा देनी पड़ेगी ताकि उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। तो पहला फ़ायदा ये है या आवश्यकता ये है कि अभिप्रेरणा क्यों दी जानी आवश्यक है, संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दी जानी आवश्यक है। दूसरा है कार्य के प्रति लगन, इंटरेस्ट इन वर्क। अभिप्रेरणा जो है कर्मचारियों में कार्य के प्रति लगन उत्पन्न करने के लिए भी दी जाती है। मतलब कर्मचारी की कार्य के प्रति लगन उत्पन्न हो, विल टू वर्क हो, इंटरेस्ट इन वर्क हो, ये बहुत ज़रूरी है कि कर्मचारी का कार्य के प्रति रुझान हो, इंटरेस्ट हो, तभी वो काम करता है। कर्मचारी अभिप्रेरणा के अभाव में अपने कार्य में विशेष रुचि नहीं लेते और इसका जो खामियाजा है या जो हानि है वो संगठन को उठानी पड़ती है। तो कार्य के प्रति लगन, इंटरेस्ट टुवर्ड्स द वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, और इसके लिए कर्मचारियों को अभिप्रेरणा देनी पड़ती है। एक विशेषता अभिप्रेरणा की ये है, महत्व का बिंदु, कि कर्मचारियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन ऑफ द नीड्स ऑफ पर्सनल। मतलब क्या है कि अभिप्रेरणा की आवश्यकता कर्मचारियों की शारीरिक, सामाजिक एवं मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है। मतलब हम जानते हैं कि सभी व्यक्ति की अपनी कुछ ना कुछ शारीरिक, सामाजिक और मानसिक आवश्यकताएं होती हैं। कई बार तो शारीरिक आवश्यकताओं से भी बड़ी आपकी सामाजिक और मानसिक आवश्यकताएं हो जाती हैं, जिनको पूरा किए बगैर आप कर्मचारी से कार्य नहीं करवा सकते हैं। तो अभिप्रेरणा में क्या होता है कि व्यक्ति की इन शारीरिक, मानसिक या सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है और कार्य के प्रति लगन उत्पन्न की जाती है ताकि व्यक्ति कार्य को ठीक तरीके से कर सके।
अब जैसे शारीरिक आवश्यकता है तो रोटी कपड़ा मकान हम सब जानते हैं कि ये जीवन की बेसिक नीड्स हैं, इनके बगैर तो आदमी चल ही नहीं सकता। रोटी कपड़ा मकान सभी को चाहिए, लेकिन कई बार रोटी कपड़ा और मकान के अलावा सामाजिक और मानसिक आवश्यकताएं भी बहुत बलवती हो जाती हैं। तो ऐसी आवश्यकताओं को भी संतुष्ट करना प्रबंधक के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो अगर कर्मचारी की आवश्यकताएं संतुष्ट होती रहेंगी तो उसका कार्य के प्रति रुझान बढ़ेगा और वो कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। तो अभिप्रेरणा का महत्व कर्मचारियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए भी होता है। चौथा है अभिप्रेरणा का फायदा, मनोबल का निर्माण, बिल्ड्स मोरल। मनोबल जो है ये किसी भी व्यक्ति में होना बहुत आवश्यक है। व्यक्ति अगर मनोबल देखा जाए, अगर व्यक्ति में मनोबल नहीं है या कम है या मोरल ऊंचा नहीं है तो व्यक्ति संभवतः कार्य नहीं कर पाएगा। तो मनोबल को ऊंचा रखना और बनाए रखना ताकि व्यक्ति की कार्य क्षमता बनी रहे, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। तो व्यक्ति की मनोबल को या मोरल को ऊंचा रखने के लिए उसको अभिप्रेरणा देनी पड़ती है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति बहुत कुशल होता है, बहुत प्रशिक्षित होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, कार्य करना चाहता भी है, लेकिन किसी कारण से उसका मनोबल लो है। तो जब मनोबल लो है या मोरल नीचा है तो वो अच्छा वर्कर होते हुए भी, एफिशिएंट वर्कर होते हुए भी ज़्यादा काम नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मनोबल को ऊंचा उठाने का प्रयास अभिप्रेरणा के माध्यम से प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, ताकि व्यक्ति का यदि मनोबल ऊंचा होगा, ज़्यादा होगा, तो वो अच्छा काम करेगा। एक फ़ायदा है अभिप्रेरणा का या आवश्यकता के रूप में हम कह सकते हैं, वो है सहयोग या कॉपरेशन। अब अभिप्रेरित कर्मचारी जो है वो प्रबंधकों के साथ तो सहयोगपूर्ण व्यवहार करते ही हैं, लेकिन वो अपने सहकर्मियों के साथ भी सहयोगपूर्ण कार्य करते हैं। मतलब अगर कर्मचारी अभिप्रेरित है तो वो जो अपने बॉसेज हैं, है ना, उनके साथ तो सहयोग करते ही हैं, प्रबंधकों के साथ सहयोग करते ही हैं या अपने सेवा योजकों के साथ सहयोग करते ही हैं। लेकिन अगर कर्मचारी पर्याप्त रूप से अभिप्रेरित है तो वो अपने सहकर्मियों, जो अपने साथ के व्यक्ति हैं काम करने वाले, उनको भी सहयोग करते हैं। और जब संस्था को कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त होता है और कर्मचारी एक दूसरे को सहयोग करते हैं तो उससे संस्था में उत्पादन बढ़ता है, संस्था का काम अच्छा होता है, संस्था की तरक्की होती है। तो सहयोग बहुत आवश्यक है किसी भी संगठन में। तो अभिप्रेरणा के माध्यम से सहयोग को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। नेक्स्ट है मानवीय संसाधनों का सदुपयोग, प्रॉपर यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। संस्था के मानवीय संसाधनों का, मनुष्य यानी मनुष्य का या मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, अभिप्रेरणा देना आवश्यक हो जाता है। एक कुशल कर्मचारी को यदि पूर्ण रूप से अभिप्रेरित नहीं किया जाता है तो उसकी जो कार्यकुशलता है वो एक अकुशल कर्मचारी के समान हो जाती है। मतलब क्या होता है कि यदि आप एक कुशल कर्मचारी को अभिप्रेरणा नहीं दे रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में, दीर्घकाल में वो भी एक अकुशल कर्मचारी की भांति ही हो जाएगा और उसकी कार्यक्षमता भी एक अकुशल कर्मचारी के समान ही हो जाएगी। अभिप्रेरणा के द्वारा प्रत्येक कर्मचारी की आंतरिक योग्यताओं का विकास करके उनका संस्था के हित में सदुपयोग किया जा सकता है। मतलब क्या होता है कि हम यदि मानवीय संसाधनों का सदुपयोग करना चाहते हैं तो हमें व्यक्ति को अभिप्रेरणा देनी ही पड़ेगी। अगर व्यक्ति पर्याप्त रूप से अभिप्रेरित नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम उससे आउटपुट या उत्पादकता की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। तो मानवीय संसाधनों का पूरा उपयोग करने के लिए हमें कर्मचारियों को अभिप्रेरणा देनी पड़ती है। नेक्स्ट है अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण या बिल्ड्स गुड ह्यूमन रिलेशंस। अभिप्रेरणा के द्वारा श्रमिकों एवं प्रबंधकों के मध्य मधुर संबंधों का सूत्रपात करना भी कठिन नहीं होता है। यदि आप लोगों को अभिप्रेरणा देते हैं, कर्मचारियों को अभिप्रेरणा देते हैं, तो कर्मचारियों और प्रबंधकों या कर्मचारियों और सेवा योजकों के मध्य अच्छे संबंधों का सूत्रपात करना कठिन काम नहीं है। अभिप्रेरणा के द्वारा एक और श्रमिकों की जो कार्यक्षमता बढ़ती है, दूसरा उनकी कठिनाइयों को दूर किया जाता है, उनकी आवश्यकताओं को
समझा जाता है और पूरा करने का प्रयास किया जाता है। और दूसरी ओर प्रबंधकों के लिए कारखाने में उत्पादन बढ़ता है। मतलब प्रेरणा देने से क्या होता है कि जब उनका मनोबल होता है ऊंचा तो वो अधिक उत्पादन करते हैं। तो कर्मचारियों की तो कठिनाइयों को दूर किया जाता है, उनकी आवश्यकताओं को महसूस करके उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है और उनकी समस्याओं को सुना जाता है। और प्रबंधक जो है उनके लिए कारखाने में अधिक उत्पादन होता है। इससे क्या होता है कि दोनों वर्गों का हित संवर्धन होता है। मतलब कर्मचारियों का भी हित और सेवायोजकों या प्रबंधकों का भी हित संवर्धन होता है और इसके परिणाम स्वरूप अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण होता है। जब दोनों को ही फायदा है, मालिकों को भी फायदा है, मजदूरों को भी फायदा है, तो क्या होता है अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण होता है। और ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि अच्छे श्रम संबंध जो हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहद ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। अगर श्रम संबंध अच्छे नहीं होंगे, लेबर रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, तो क्या होगा, कर्मचारियों में असंतोष की भावना पैदा होगी। आए दिन हमें स्ट्राइक, लॉकआउट जैसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो भी किसी भी संगठन के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अच्छे श्रम संबंधों के निर्माण करने के लिए भी इसकी आवश्यकता या विप्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है मानवीय संबंधों का निर्माण, बिल्ड्स ह्यूमन रिलेशंस। अब उद्योगों में मानवीय संबंधों की विचारधारा ने सबको नए दृष्टिकोण से सोचने को मजबूर या प्रेरित कर दिया है। यह विचारधारा मानवीय विचारधारा है या मानवीय संबंधों के जो निर्माण की जो विचारधारा है, ये विचारधारा इस बात पर बल देती है कि चूंकि श्रमिक जो है वो एक मनुष्य है, अतः उसके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए। मतलब उसको उत्पादन का एक साधन मात्र न माना जाए, बल्कि श्रमिक को मनुष्य मानते हुए उसके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए। अभिप्रेरणा इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जब आप व्यक्ति को अभिप्रेरणा देते हैं तो आप क्या करते हैं, अच्छे मानवीय संबंधों का निर्माण करते हैं। और जब संस्था में अच्छे मानवीय संबंध होंगे, अच्छे श्रम संबंध होंगे, श्रमिकों को पर्याप्त इम्पोर्टेंस या महत्व दिया जाएगा, तो संस्था की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता है। तो अच्छे मानवीय संबंधों के निर्माण के लिए भी हम देखते हैं कि अभिप्रेरणा का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है अनुकूल कार्य वातावरण का निर्माण, क्रिएशन ऑफ कंजीनियल वर्क एनवायरनमेंट। अब अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारियों की जो है इच्छाओं को, आवश्यकताओं को या हम कह सकते हैं उनकी भावनाओं को संतुष्ट किया जाता है। मतलब अभिप्रेरणा में हम क्या करते हैं, हम कर्मचारी की आवश्यकताओं को, उसकी इच्छा को या उसकी भावनाओं को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप संस्था में अच्छे कार्य वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। मतलब कंजीनियल वर्क एटमॉस्फेयर बनाया जा सकता है, अच्छे कार्य का वातावरण तैयार किया जा सकता है। क्योंकि किसी भी संस्था में यदि कार्य का वातावरण बोझिल है या अच्छा नहीं है, तो संस्था में कार्य करने वाले लोगों पर या उनकी मानसिकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो किसी भी संगठन में जब व्यक्ति काम करता है तो वो ये उम्मीद करता है कि उस संगठन में जब कार्य कर रहा है तो वहाँ अनुकूल वातावरण उसके होगा, मतलब कंजीनियल वर्क एटमॉस्फेयर वहाँ होगा, ऐसा सभी सोच कर चलते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, व्यक्ति की इच्छाओं को, आवश्यकताओं को, उसकी भावनाओं को संतुष्ट करते हैं या करने का प्रयास करते हैं, तो इसके परिणामस्वरूप संस्था में अच्छे कार्य वातावरण का निर्माण होता है और अच्छे कार्य वातावरण का निर्माण का फायदा संगठन को भी मिलता है और मजदूरों को भी मिलता है, दोनों को प्राप्त होता है। एक अभिप्रेरणा का फायदा है मानसिक शांति या मेंटल पीस। अब मानसिक शांति अब हम जानते हैं कि अभिप्रेरणा देने से संस्था में क्या होता है, अच्छे मानवीय संबंध बनते हैं। जब हम अभिप्रेरणा देते हैं तो क्या होता है, अच्छे मानवीय संबंधों का निर्माण होता है, औद्योगिक शांति आती है, अच्छे औद्योगिक संबंध बनते हैं तो औद्योगिक शांति आती है, अनुकूल कार्य वातावरण का निर्माण होता है। इन सब के परिणामस्वरूप क्या होता है, कर्मचारियों को नहीं बल्कि प्रबंधकों को भी मानसिक शांति मिलती है। मतलब जहाँ पर अच्छे मानवीय संबंध हैं, अच्छे श्रम संबंध हैं, जहाँ अनुकूल कार्य वातावरण है, तो वहाँ पर श्रमिक और जो मालिक हैं या सेवा योजक या जो प्रबंधक हैं, दोनों को ही मानसिक शांति प्राप्त होती है। तो ये मानसिक शांति या मेंटल पीस भी किसी भी संगठन के लिए बेहद ज़रूरी है। और ये मानसिक शांति कब मिलती है, जब संस्था में मानवीय संबंध अच्छे हों, औद्योगिक अशांति न हो यानी औद्योगिक शांति हो और अनुकूल कार्य वातावरण हो, तो वहाँ पर मानसिक शांति मिलना लाजमी है। तो जब संगठन में कार्य करने वाले श्रमिकों और मालिकों या प्रबंधकों को मानसिक शांति प्राप्त होती है तो संगठन प्रगति करता है। नेक्स्ट, कार्यकुशलता और उत्पादकता में वृद्धि, इंक्रीजेज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी।
अब क्या होता है कि अभिप्रेरणा से मानवीय इच्छाओं या मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब मानवीय आवश्यकताएं या मानवीय इच्छाओं की संतुष्टि की जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों में कार्य करने की इच्छा उत्पन्न होती है, मतलब विल टू वर्क उत्पन्न होती है। इसी से अंतोत्गतवा क्या होता है, कर्मचारी की कार्यकुशलता और उत्पादकता बढ़ती है। मतलब कर्मचारियों की जो कार्यकुशलता है, एफिशिएंसी, या जो उनकी उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी जो है, वो कैसे बढ़ेगी, जब व्यक्ति में कार्य करने की इच्छा होगी, विल टू वर्क होगा। जब अंदर से कर्मचारियों को ये लगेगा कि हमें कार्य करना चाहिए, संगठन हमारा है, हमें उत्पादन करना चाहिए, हमें अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहिए, अच्छे से अच्छा उत्पादन करना चाहिए, जब अंदर से इस प्रकार की अर्ज, जब अंदर से इस प्रकार की इच्छा उत्पन्न होती है तो व्यक्ति स्वतः ही ज़्यादा कार्य करता है। तो कार्यकुशलता और उत्पादकता में यदि वृद्धि करनी है तो इसके लिए कर्मचारियों को अभिप्रेरणा देनी ही पड़ती है, अभिप्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है प्रबंध विकास में सहायक, हेल्प्स डेवलप मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है कि अभिप्रेरणा प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि प्रबंधकों को मानवीय व्यवहार के अध्ययन और विश्लेषण का अवसर मिलता है। मतलब जब हम अभिप्रेरणा देते हैं तो हम मानवीय व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी का अध्ययन करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं और मानव व्यवहार को समझने का प्रयास करते हैं अधिक अच्छे से कि किस व्यक्ति को किस प्रकार से अभिप्रेरणा दी जा सकती है। कई व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं जो पैसे से प्रेरित होते हैं, कई व्यक्ति जो होते हैं वो पैसे से नहीं बल्कि गैर वित्तीय साधनों से अभिप्रेरित होते हैं। तो ये कैसे पता किया जाए कि कोई व्यक्ति किस चीज़ से अभिप्रेरित होगा, इसके लिए प्रबंधकों को क्या करना पड़ता है, इसके लिए प्रबंधकों को मानव व्यवहार का विश्लेषण और अध्ययन करना पड़ता है और इसी से वे मानव व्यवहार को अधिक अच्छी तरह समझने लगते हैं। धीरे धीरे वे अन्य लोगों के साथ व्यवहार करने में क्या होता है, कुशल हो जाते हैं। जब वो कर्मचारियों का व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं तो वो अन्य लोगों के साथ भी व्यवहार करने में कुशल हो जाते हैं और इस प्रकार अभिप्रेरणा का इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रेरणा एक ऐसा कार्य है जिससे प्रबंधकों का स्वतः निरंतर विकास होता है। मतलब इससे प्रबंधकों का भी विकास होता है। जब आप मनुष्य के ब्रेन का अध्ययन करते हैं, एक तरीके से हम उसका ब्रेन, हम ह्यूमन साइकोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं, हम उसकी आवश्यकताओं का अध्ययन कर रहे हैं कि कौन सी आवश्यकता या कौन सी इच्छा उसको कार्य करने की प्रेरणा देती है, तो इससे प्रबंधकों का भी विकास होता है, उनकी भी जो बुद्धि है वो ज़्यादा काम करने लगती है। नेक्स्ट है कर्मचारी आवर्तन एवं अनुपस्थिति में कमी, रिड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। अब रिड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर एब्सेंटिज्म का मतलब ये है कि हम कई बार देखते हैं कि कई संगठन इस प्रकार के होते हैं जहाँ पर कर्मचारी आते हैं, ज्वाइन करते हैं, कुछ समय पश्चात छोड़कर चले जाते हैं। इसे हम कहते हैं लेबर टर्नओवर, कि वहाँ पर लेबर टर्नओवर बहुत ज़्यादा है और जहाँ पर कर्मचारी आते हैं और स्थायी रूप से टिक जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ लेबर टर्नओवर कम होता है। इसी प्रकार से एब्सेंटिज्म की बात करें, अनुपस्थिति की बात करें, तो जिस संगठन में लोगों को अभिप्रेरणा पर्याप्त दी जाती है वहाँ व्यक्ति कार्य करने की इच्छा उसमें उत्पन्न होती है और जब व्यक्ति में कार्य करने की इच्छा अंदर से जागृत हो जाती है तो व्यक्ति कार्य पर अनुपस्थित नहीं रहता है, वो अधिक से अधिक कार्य करने का प्रयास करता है। तो जो लेबर टर्नओवर की प्रॉब्लम है या हम कह सकते हैं कि कर्मचारी आवर्तन की जो प्रॉब्लम है, इसको अभिप्रेरणा के द्वारा दूर किया जा सकता है। क्योंकि जब आप व्यक्तियों को अभिप्रेरणा देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कार्य करने के लिए, तो उससे क्या होता है कि कर्मचारी आपके यहाँ टिक कर काम करता है, वो लंबे समय तक रहने के लिए आपके यहाँ आता है और लंबे समय तक टिक कर काम करता है। तो लेबर टर्नओवर की प्रॉब्लम दूर हो जाती है अभिप्रेरणा के द्वारा। और इसी प्रकार जब व्यक्ति अभिप्रेरित होता है तो वो एब्सेंट कम से कम रहने का प्रयास करता है और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने का प्रयास करता है। तो लेबर एब्सेंटिज्म की प्रॉब्लम और लेबर मूवमेंट की प्रॉब्लम दोनों को ही कम किया जा सकता है अभिप्रेरणा के द्वारा। नेक्स्ट है परिवर्तनों में सुविधा। अब जहाँ तक परिवर्तन का सवाल है कि जो अभिप्रेरणा है ये परिवर्तनों को लागू करने में बहुत सहायता करती है। आमतौर पर हम देखते हैं कि मनुष्य का स्वभाव कैसा है, मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, और ये ऐसा नहीं इंडिया में है, पूरे वर्ल्ड में है, दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, कि मानव का स्वभाव इस प्रकार का है कि मनुष्य परिवर्तनों का विरोध करते हैं, चाहे परिवर्तन के हित में ही क्यों ना हो, लेकिन परिवर्तनों का विरोध, रेजिस्टेंस टू चेंज इज ऑलवेज देयर, हमेशा किया जाता है। अब परिवर्तनों का विरोध ना हो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना पड़ता है।
जब प्रबंधक कर्मचारियों को अभिप्रेरणा देते हैं पर्याप्त रूप से, तो कर्मचारी क्या करते हैं, समझ जाते हैं कि भाई ये कार्य ठीक है या जो परिवर्तन है ये ठीक है, इसीलिए संस्था के प्रबंधक परिवर्तन करना चाह रहे हैं, और फिर वो उस प्रबंधक के लिए बहुत आसान हो जाता है उन परिवर्तनों को लागू करना। और कर्मचारी भी इसका विरोध नहीं करते, क्योंकि उनको पर्याप्त अभिप्रेरणा दे दी जाती है, उनको बता दिया जाता है कि परिवर्तन उनके हित में है और परिवर्तनों को किस प्रकार से अपनाना चाहिए, उसी प्रकार से वो परिवर्तनों को अपनाते हैं। कई बार तो कर्मचारियों को इतनी अभिप्रेरणा मिलती है कि वो स्वतः ही परिवर्तनों को लागू करने के लिए डिमांड करने लगते हैं कि भाई जो परिवर्तन कर रहे हैं उनको आप परिवर्तन कीजिए। तो ये मैनेजमेंट का एक बड़ा फायदा है अभिप्रेरणा का, कि आप परिवर्तनों को आसानी से अपने संगठन में लागू कर सकते हैं। क्योंकि परिवर्तन का जहाँ तक सवाल है, हम जानते हैं कि परिवर्तन तो हो गई है, अवश्यंभावी है, उसको हम रोक नहीं सकते, और जब परिवर्तन को रोक नहीं सकते तो परिवर्तनों को हमको अपनाना पड़ता है। और अपनाएं कब, जब हमारे संगठन में कार्य करने वाले श्रमिक या कर्मचारी वर्ग उसको अपनाने के लिए तैयार हो। और वो परिवर्तनों को अपनाने के लिए कब तैयार होते हैं, जब उनको पर्याप्त अभिप्रेरणा दी जाती है, उनको बताया जाता है कि परिवर्तन उनके हित में है, तो इससे उनको समझ में आती है। तो अगर संगठन में आपको परिवर्तनों को लागू करना है तो इसके लिए भी मोटिवेशन या अभिप्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। और लास्ट में आता है कि संस्था की ख्याति में वृद्धि, एड्स टू द कॉर्पोरेट इमेज। अब किसी भी संगठन के लिए उसकी जो गुडविल है, उसकी जो ख्याति है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट किसी भी संगठन के लिए उसकी ख्याति या गुडविल होती है। जो संस्था अपने कर्मचारियों की इच्छाओं को, उनकी भावनाओं को, उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करके उनको प्रसन्न रखती है, उस संस्था की ख्याति में चार चांद लग जाते हैं। मतलब क्या है कि जब आप अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों या श्रमिकों की आवश्यकताओं को, इच्छाओं को, भावनाओं को संतुष्ट कर देते हो और संतुष्ट करके उनको आप प्रसन्न रखते हैं, तो इससे संस्था की ख्याति में चार चांद लग जाते हैं। लोग ऐसी संस्था में कार्य करना पसंद करते हैं और दूसरी संस्थाओं के अच्छे कर्मचारी भी इस संस्था की ओर आकर्षित होते हैं। तो कुल मिला के मतलब ये है कि आपकी संस्था की यदि ख्याति, गुडविल को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना ही पड़ेगा। आपको कर्मचारियों की इच्छाओं को, आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए, उनकी भावनाओं को संतुष्ट करते हुए उनको अभिप्रेरणा देनी पड़ेगी। और जब व्यक्ति अभिप्रेरित होता है तो अच्छा काम करता है, इससे उत्पादकता बढ़ती है, संगठन के लाभ बढ़ते हैं और अंततोगत्वा ये होता है कि संगठन की ख्याति में चार चांद लग जाते हैं। और जब संस्था की ख्याति चारों ओर जाती है तो हम जानते हैं कि ख्याति के कारण से ऐसे बहुत से लोग जो संगठन में काम नहीं भी करते हैं, जो किसी दूसरे संगठन में काम करते हैं, वो भी उस संगठन के साथ जुड़ना चाहते हैं जिसकी ख्याति ज़्यादा है। क्योंकि सबको लगता है भाई ये संगठन ऐसा है जिसकी गुडविल बहुत है, ये लंबे समय तक जीवित रहने वाला संगठन है, या जिस संगठन की गुडविल होती है उससे भी पता लगता है कि वहाँ के कर्मचारी बड़े संतुष्ट हैं, तभी गुडविल बनी है। क्योंकि अगर कर्मचारी वर्ग संतुष्ट नहीं होगा तो किसी भी संगठन की गुडविल नहीं बन सकती। तो अगर किसी संगठन की गुडविल अच्छी है तो इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि उस संगठन में कार्य करने वाले जो कर्मचारीगण हैं वो बड़े संतुष्ट हैं, वो बड़े खुश हैं, और उसी का नतीजा ये है कि उत्पादकता ज़्यादा हो रही है, और ज़्यादा उत्पादकता हो रही है तो ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, और ये एक इस प्रकार से सर्किल चलता रहता है। तो ये मैंने आपको आज अभिप्रेरणा के महत्व के बारे में बताया, इम्पॉर्टेंस के बारे में बताया, या नीड के बारे में बताया कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ इम्पॉर्टेंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी भी संगठन में अभिप्रेरणा की क्या आवश्यकता होती है या क्या महत्व होता है। तो इस चैप्टर में विद्यार्थियों अपन ने अभी तक अभिप्रेरणा का अर्थ जान लिया, हमने अभिप्रेरणा की परिभाषाओं को देख लिया, और आज और पिछले वीडियो में अपन ने अभिप्रेरणा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स या अभिप्रेरणा की प्रकृति, नेचर के बारे में जाना, और आज इस वीडियो क्लास के माध्यम से आपने अभिप्रेरणा के महत्व को जाना कि अभिप्रेरणा का महत्व क्या होता है या उसकी क्या आवश्यकता होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अभिप्रेरणा की आवश्यकता किसी भी संगठन के क्या है, क्या महत्व होता है। और अगली वीडियो क्लास में अपन अभिप्रेरणा की प्रक्रिया, अभिप्रेरणा की जो विभिन्न विचारधाराएँ हैं उनके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस वीडियो क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और इस उम्मीद के साथ समाप्त कर रहा हूँ कि आपको
अभिप्रेरणा में जितना भी अब तक मैंने पढ़ाया है सब समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक सवाल हर साल आपको कोई ना कोई आता है, चाहे वो अभिप्रेरणा की विशेषता और महत्व को लेकर हो, चाहे वो अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का हो, और चाहे वो अभिप्रेरणा की विभिन्न विचारधाराओं को। तो ये चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो अगले वीडियो में अपन अभिप्रेरणा के टॉपिक पर ही किसी अन्य विषय को लेकर बात करेंगे। आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।